अगर आप याद करें तो हर वीक का एक थीम है। पहले वीक का थीम था सिलेबस का इंट्रोडक्शन और कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स। नेक्स्ट वीक का थीम था मीटिंग्स और अकाउंट्स। फिर से नेक्स्ट वीक का क्या थीम था? मैनेजमेंट तो थोड़ा सा आगे चली गई थी। पैसों से रिलेटेड वो जो डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, फलाना फलाना, वो सारे इकट्ठे थे। फिर हमारा एक वीक आया जिसका हमारा टारगेट था गवर्नेंस। डायरेक्टर का चैप्टर देखा और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर देखा। फिर हमारा वीक आया कंपनी के साथ क्या क्या कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन और अदर एक्शंस, वो हमने इकट्ठे किए। इस वीक का टारगेट है वाइंडिंग अप और कंपनी लॉ के उरा पुरा के कुछ एरियाज़, वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप के आगे के जो मिसक्लेनियस एरियाज़ हमारी किताब में हैं, हमारे सिलेबस में, उनमें से काफ़ी हद तक की डिस्कशन। इस एरिया में आके हम 100% सेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा बीच में स्किप करेंगे, क्योंकि अगर हम 100% सेक्शंस की तरफ जाएँ तो बस हम आवाज़ार होकर सिर्फ पढ़ते रहेंगे, और बहुत सारे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। तो ये वीक है हमारा वाइंडिंग अप के नाम, कंपनियां बंद कैसे होती हैं और बंद होने से रिलेटेड, और उसके बाद में एक दो कुछ इजाफी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। पिछले वीक से रिलेटेड कोई सवाल? आप कोई सवाल सोचें, मैं ज़रा स्लाइड्स को एक दफ़ा इंश्योर कर लूँ कि ये वही वाली हैं जो मैंने अपडेट की थी रात। जी, कोई सवाल आप इतनी देर में अगर सोचना चाहें तो? हाँ, ये दो सेक्शंस, इसकी मेरी फॉर्मेटिंग रहती थी। कूल हो जाएगा। जी, कोई कंफ्यूजन चैप्टर 7, 8 से? 8 कैसा लगा? छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आई कैप के हिसाब से सिलेबस की इम्पोर्टेंस है। पिछले दिन से रिलेटेड कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? और क्लास से बाहर जाएं सर्दी लगती है, क्लास में आए तो गर्मी लगती है। अच्छा, क्लास में आग लगी हुई होती है ना, कहते हैं क्लास में आग लगा देंगे। जनाब, किस चीज़ की बताइए? ठीक है, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट हुआ। क्रेडिटर जो वो था, आपने उसको कहा था हम आपके पैसे देंगे, नहीं पैसे दे सके, उसके पास आपकी प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं, उस पर चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है। आपने क्रेडिटर से कहा एक काम करते हैं, हम आपको कंपनी के इतने शेयर्स दे देते हैं और फिर आपकी तरफ से हमारी प्रॉपर्टी वापस आ जाए। तो जैसे ये अरेंजमेंट कंप्रोमाइज़ होगा तो जो भी उससे पीछे के जो मामला थे वो समझे जाएंगे कि दैट आर नाउ फ्री फ्रॉम दैट चार्ज या फ्री फ्रॉम। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी, जो भी मामला पीछे जिस तरह से फंसे हुए थे, इवन जो लीगल केसेस आपस में चल रहे थे, वो ऑटोमेटिकली सारे रिवर्स हो जाएंगे। हम कहेंगे अब कंप्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब आज एक नई दुनिया हमारी बनी है। अब आज से ऑनवर्ड इस कंप्रोमाइज अरेंजमेंट पे काम होगा। पीछे हमारा जो लेन देन, एक दूसरे से नफ़ा नुकसान और वो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब नई चीज़ है। जाहिर है, असल में बात यह है कि ज़मीन तो उनके नाम पे मॉर्गेज हुई हुई है, और ऊपर से हमने कह दिया ये शेयर पकड़ लो। अब वो शेयर भी पकड़ लें, ज़मीन भी उनके नाम पे हुई हुई है, कंपनी की ओनरशिप में भी घुस गए, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। जब कंप्रोमाइज अरेंजमेंट हुआ है तो वो इन ल्यू ऑफ हुआ है ना कि अच्छा जी वो वाला सब साइड पे कर देते हैं, आओ हम आपको शेयर्स दे देते हैं, हम आपको कंपनी में हिस्सेदार बना देते हैं, आप राज़ी हो? जी, ठीक है। जब तक देखें एक एप्लीकेशन आई हुई है, एप्लीकेशन का अभी तक जो है वो फैसला होना है, तो अगर कोई और लिटिगेशन, कोई और चीज़ें चल रही हैं तो उनको स्टे किया जा सकता है। एक दफ़ा ये पता लग जाए कि इस एप्लीकेशन का आउटकम क्या है, आउटकम आ जाएगा तो उससे सारी चीज़ों को फिर ठीक कर लेंगे। रादर देन कि आप इधर से इस काम पे भी चल रहे हो, उधर से वो वाले केसेस भी चल रहे हो, इसका फैसला करें, पता करें वहाँ एक ऑर्डर आया हुआ है। जी,
व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूरी आई थी। जी जी बताइए। सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक हो गया। उसमें भाई ने हाईलाइट किया था ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, अप्रूवल्स, कमिटमेंट्स और कंसेंट्स रिलेटेड टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सब्सिस्टिंग और हैविंग effect immediately before vesting date and to which the transfer may have been a party or beneficiary shall be of full force and effect in favor or against the CRC may be enforced act upon fully and effectively। अब मैंने इसका आसान अल्फाज में भाई को तर्जुमा करके रिप्लाई किया कि वेस्टिंग डेट से पहले पहले उन एसेट्स पे जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वो मेंटेन रहेंगे और वेस्टिंग डेट आते ही बस वो, हाँ, वेस्टिंग डेट के बाद वो आपके सारे एसेट्स, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके पास ट्रांसफ़र हो गई। आपने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट दे दिए तो उन एसेट से रिलेटेड जो राइट्स और वो सारा जो भी थी वो चीज़ें भी उनको पकड़ा दी। अब सीआरसी के पास ये सब आ गया। सीआरसी ने जब रिसीवेबल भी पकड़ लिया तो सिक्योरिटी पे भी सीआरसी का हक आ गया। उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो इनके साथ चल रहे थे वो भी सीआरसी, तो वो सीआरसी की डोमेन में आ जाएंगे और कंपनी की डोमेन से निकल जाएंगे। थीम आई थिंक इस लाइन में ये था कि वेस्टिंग डेट से पहले पहले था वो उनका था, ऐसे ही है। अब हमारा तो उनका हाँ, वेस्टिंग डेट पे वो चीज़ कन्वर्ट होकर दूसरी पार्टी के पास आ जाएगी। व्हाट्सएप में जिन भाई ने उनकी डबल तसल्ली हो गई। ठीक हो गया जी। सर ये कोला लिखी है ट्रांसफरी कंपनी शेल रजिस्टर ट्रांसफरी कंपनी एज होल्डर ऑफ दोज शेयर्स। नहीं, ट्रांसफरर होना चाहिए यहाँ पर। अगर गलती से लिखा हुआ दिखाएं, ट्रांसफरर होना चाहिए। नहीं ठीक है, ये तो ट्रांसफरी कंपनी के पास आ रहे हैं ना, ट्रांसफ़र कंपनी के शेयर्स। ट्रांसफ़र कंपनी के वो लोग जो कि नहीं मुतमईन, अब हम उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि अब आपको देने पड़ेंगे, उनकी कंपनी के शेयर्स। और वो शेयर्स हमें देने पड़ेंगे। और हम कौन है? ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी मालिक है उन शेयर्स की जो उनके पास है इस कॉन्टेक्स्ट में। जी ऑल क्लियर? आपका ऑल क्लियर? राइट साइड पे जो लाखों की आबादी मौजूद है, तो क्लास में मौजूद सारे 500-600 लोगों को सारे सवाल फिज़िकल क्लासेस में आप जुल्म करते हैं टीचर के साथ। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। इस वीक का थीम वाइंडिंग अप। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि किताब आ जाए, इसलिए कि बहुत बड़ा चैप्टर था। किताब जब जानी ही है तो फ़ोटोकॉपी के खर्चे तो बचे। तो ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, हमारे सिलेबस के समझें सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक। मेरे ख्याल में शायद सबसे बड़ा चैप्टर यही है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर पेजेस की गिनती की जाए तो इसका एक आध चैप्टर के साथ और क्लैश बनेगा। लेकिन वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब बंद हो जाना, कंपनी बंद हो जाना, या कोई और मतलब भी है। हो सकता है आप कहें कंपनी ख़त्म हो जाना, क्लोज हो जाना कंपनी। हाँ जी, वाइंडिंग अप का मतलब लिटरल तर्जुमा किया जाए तो वाइंड कहते हैं किसी चीज़ को लपेटने को। वाइंड कहते हैं किसी चीज़ को लपेटने को। तो अगर कंपनी को लपेट दिया जाए, वाह, कंपनी को लपेट के ऊपर ले गए, लपेटा और गई। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग जो है वो जो बता रहे हैं, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि वाइंडिंग अप क्या होता है। जो आप बता रहे हैं उसे गलत कहूँगा तो आपका दिल दुखेगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है? आप जो बता रहे हैं ये डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन कहते हैं कंपनी का बंद हो जाना। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो कंपनी को बंद कर रहा है, जो कि टिपिकली 12 महीने पे फैला हुआ होता है। तो सबसे पहले ही जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमने इसमें देखना है हमारा कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 1/3 वाइंडिंग अप को डील कर रहा है। ये कंपनी लॉ का सबसे बड़ा टॉपिक है, समझे हमारे सिलेबस का लेंथ वाइज सबसे बड़ा टॉपिक है। जी वेटेज तो उन्होंने क्या किया, पूरा कंपनीज एक्ट, सारा सिक्योरिटीज़ एक्ट और उसके साथ कोई 15-16 और लॉज मिला के उन्होंने कह दिया 35 से 45 नंबर की वेटेज। बड़ा जुल्म कर दिया उन्होंने।
तो इसलिए रादर देन कि अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक एक करके एक एक लफ्ज़ पे बहुत ज़्यादा उलझें, मैं वाइंडिंग अप को आपको एक प्रोसेस के तौर पे पढ़ाऊंगा। यानी कि रादर कि आप वाइंडिंग अप को एक रट्टे वाले टॉपिक के तौर पे देखें, खुश टॉपिक के तौर पे देखें, मैं इसमें एक सीक्वेंस क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह कि शुरू कैसे होती है, फिर क्या स्टेप होता है, फिर क्या स्टेप होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे सेक्शंस को एक कहानी की तरतीब में जोड़ दिया है। तो हो सकता है वाइंडिंग अप करते हुए आप कलाबाजियाँ खा रहे होंगे, एक सेक्शन के बाद 100 सेक्शंस बाद वाला सेक्शन आ गया, फिर 40 सेक्शन बाद वाला आ गया, फिर 30 सेक्शन पीछे चले गए, लेकिन मैंने उन सारे सेक्शंस को एक लॉजिकल अरेंजमेंट में जोड़ दिया है ताकि आप उस स्टोरी को समझ सकें। तैयारी करते हुए भी अगर आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा कि आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर सकेंगे। तो वेटेज इस गरीब की भी वही वाली बात है कि उस तरह से नहीं है, लेकिन अगेन कंपनीज एक्ट का एक बड़ा टॉपिक है, तो इसमें से सवाल आपको कभी ना कभी मिल जाते हैं, कुछ लॉजिकल सवाल वगैरह भी मिल जाते हैं। तो हमने इसको लॉजिकली समझना है, जो टेक्निकल सेक्शंस होंगे वहाँ रोकेंगे, समझेंगे, उस पर काम करेंगे, चाहे हमारे 3 दिन इस वीक के सिर्फ वाइंडिंग अप पे लग जाए, कोई दुख नहीं है। ये टॉपिक डिजर्व करता है, नॉट इन अ सेंस ऑफ वेटेज, इन अ सेंस ऑफ कि इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। शुरू करते हैं। स्टेटस ऑफ कंपनी इज बीइंग वाउंड अप। हम ये कहते हैं कि अगर एक कंपनी वाइंड अप हो रही है, यानी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप है, शैल कंटिन्यू टू एक्ट एज कंपनी फॉर ऑल पर्पसेस टिल फाइनल डिसोल्यूशन। अगर एक कंपनी की वाइंडिंग अप शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि कंपनी बंद होने की तरफ सफ़र कर रही है। कंपनी बंद नहीं हुई, बंद होने की तरफ सफ़र कर रही है। इसका मतलब है जब तक ये बंद नहीं हो जाती, एक प्रॉपर कंपनी है, इसके एसेट्स हैं, इसकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये एक लीगल पर्सन है, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट देख रही है, इसके अकाउंट्स चलते रहेंगे, इसके मामलात चलते रहेंगे, जब तक ये बंद नहीं हो जाती तब तक ये एक कॉर्पोरेट पर्सन है। सारी प्रोविजन, सारे एक्ट की रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी होंगी, सारे अकाउंट्स बनाने होंगे, सारे काम जो एक रेगुलर कंपनी करती है वो करते रहना होगा जब तक कि आप फुल फ्लैज वाउंड अप ना हो जाए। सिर्फ फ़र्क ये है कि जिस दिन कमेंसमेंट होगी वाइंडिंग अप की, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अदालत की तरफ से, या अगर आप अपनी पसंद से कर रहे हैं तो एक वॉलंटरी लिक्विडेटर आ जाएगा और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को साइड पे कर देगा। यानी कि द कंपनी इज़ फॉर ऑल द पर्पसेस एक रेगुलर कंपनी, बट एक शख्स आ रहा है जो लिक्विडेटर कहलाता है, वो कंपनी की इंतजामिया संभाल लेगा और कहेगा अब मैं इस कंपनी को बंद कराऊंगा। डन जी। जी ठीक है। ऑल प्रोविजन रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू कंपनी शैल कंटिन्यू टू अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस। इसको हम कहते हैं एज इट इज। अगेन वही बात है कि किताब आपके पास होती तो उसमें जो वॉल्यूम 2 है उसमें मैंने जो टिपिकल चंद वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है एज इट इज विद सम चेंजेस। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन ने कहा कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है फाइलिंग की वो ऐसे है कि 30 दिनों में फाइल करेगी, 45 दिनों में फाइल करेगी, ऐसे करेगी, साइन की रिक्वायरमेंट ऐसे करेगी, वैसे करेगी, फलाना रिक्वायरमेंट ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ऑडिट की रिक्वायरमेंट ऐसे करेगी, वैसे करेगी। हम आ गया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वहाँ लॉ ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी वो रिक्वायरमेंट्स मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई करेंगे। वहाँ लिखा है कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होंगे, तो यहाँ कंपनी को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है एज इट इज विद सिर्फ वो वाली चेंजेस जो कि सेक्शन नंबर और उसके वो हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट किसी भी किस्म की है कंपनी से रिलेटेड, वो सारी एज इट इज अप्लाई हो रही होंगी इन कंपनियों पे भी। बस सिर्फ जहां लिखा होगा डायरेक्टर ये काम करेगा, वहां ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लिक्विडेटर। तो मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है कि वही रिक्वायरमेंट एज इट इज चलेगी विद छोटी छोटी सी वो अमेंडमेंट, जिससे वहां के लिखे हुए अल्फाज को अब नए सिरे से पढ़ा जाएगा। वाइंडिंग अप जब शुरू होगा तो एक डिफरेंट मैनेजमेंट आ जाएगी और कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता। तो कंपनी का ख़त्म हो जाना, बंद हो जाना या लपेट के ऊपर हवा में भेज देना, ये सब उसकी डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन इज आउटकम ऑफ वाइंडिंग अप या लास्ट स्टेप ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कंट्रीब्यूटरी का। जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तो वो कौन लोग हैं जिनसे पैसा मांगा जा सकता है, कंट्रीब्यूटरी। शेयर होल्डर्स का एक नया नाम, जो कंपनी के मेंबर्स थे, शेयर होल्डर्स थे ना, उनको हम एक नया नाम दे देंगे। अब उनका नया नाम क्या है, कंट्रीब्यूटरी। वो कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, जब कंपनी अपने पैसे नहीं दे पा रही होगी तो वो कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब सवाल ये है कि एक मेंबर वाइंडिंग अप पे कितने हद तक लायबल होता है। वही पुरानी बात, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मैक्सिमम लायबिलिटी होगी अनपेड अमाउंट की। अगर किसी ने उधार किया था वो उस हद तक लायबल। गारंटी लिमिटेड कंपनी में जितनी गारंटी दी थी।
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी की अमाउंट एंड शेयर कैपिटल जितना अनपेड है वो उसके लिए लायबल होगा। कब तक लायबल होगा? आज लायबल होगा, साल तक लायबल होगा। कंपनी के हालात बुरे हो रहे थे, जिस दिन वाइंडिंग अप शुरू हुई उससे 1 महीने पहले एक डायरेक्टर भाग गया, एक बड़ा शेयर होल्डर भाग गया, एक गारंटर भाग गया, क्योंकि नजर आता कंपनी बंद हो रही है। तो इसका ये मतलब नहीं जिस दिन कंपनी बंद हो रही है हम उस दिन के लोगों को पकड़ेंगे, हाँ भाई तुम लोग बताओ। पिछले 1 साल के लोगों को भी पकड़ा जा सकता है। अगर मौजूदा कंट्रीब्यूटरी से वो नहीं हो सका तो फिर पास्ट मेंबर को भी लाइबल हम करेंगे, लेकिन हम उससे नहीं मांगेंगे अगर वो 1 साल पहले छोड़ गया या उसके मेंबर बनने के बाद, मतलब उसके मेंबरशिप छोड़ने के बाद कोई नया लोन वगैरह आया, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और अगर अदालत को लगता है कि ठीक है जी प्रेजेंट जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रेजेंट अगर कंट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें पास की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी मौजूदगी के बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके लिए लायबल नहीं है। अदरवाइज हम उन तमाम लोगों को जो पिछले 1 साल में कहीं ना कहीं इनमें से किसी भी बंदे की डेफिनेशन में रहे हैं, हम उनको पकड़ के कह सकते हैं जी आपने पैसे देने हैं। मेंबर को डिविडेंड, प्रॉफिट और इस तरह की मद में जो पैसे देने होंगे ना, हम उसको डेट कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसे में हम किसी भी और क्रेडिटर को पैसे देने से पहले वो पैसे नहीं देंगे। ये पैसे फाइनल एडजस्टमेंट के वक्त देखेंगे कि बनते हैं तो दे दें। जब एंड पे कंट्रीब्यूटरीज की सेटलमेंट कर रहे होंगे ना कि हमने उनसे पैसे लेने कितने हैं और हमने उन्हें पैसे देने कितने हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे कि जी आपका डिविडेंड बनता था चलें आप अभी ले लें। नहीं, अब वो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कंपनी पहले अपने एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को निपटाएगी, एंड पे बचेगी तो फिर कंट्रीब्यूटरीज की सेटलमेंट होगी। अब ये कंपनी के अपने हैं जो एंड पे नफ़ा नुकसान कमाने के लिए अब तैयार बैठे हैं। अब कंपनी को बहुत बच गया तो इन्हें मिलेगा, और कंपनी रुल गई तो ये भी रुल जाएंगे। और अगर इनमें से किसी ने अनपेड अमाउंट रखी थी तो वो देनी पड़ेगी, किसी ने गारंटी दी थी तो वो देनी पड़ेगी। और खुदा ना खास्ता कोई अनलिमिटेड कंपनी हुई या कोई अनलिमिटेड डायरेक्टर हुआ तो वो तो फिर टोटली फारिग हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अगर कोई पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस या इस तरह की चीज़ है जिसमें मेंबर लाइबल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक लोन किया, उस लोन में कोई इंश्योरेंस या कोई और गारंटी या कोई अंडरराइटर कोई और इस तरह से मौजूद था, तो अगर कोई चीज़ किसी एक्सटर्नल ने कमिट की हुई है तो वो उसके ज़िम्मे पड़ेगी, फिर वो मेंबर के ज़िम्मे नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? कुछ लोग कंट्रीब्यूटरी हैं जिनका हमने जिक्र किया, कुछ लोग हैं डीम्ड कंट्रीब्यूटरी, एलीस्ट टू बी कंट्रीब्यूटरी। ऐसे लोग जिनको हम मानेंगे कि कंट्रीब्यूटरी हैं या हम उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुम कंट्रीब्यूटरी हो। बंदे की डेथ हो गई मेंबर की, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीब्यूटरी कहलाएंगे। बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, उसका ऑफिशियल असाइनी कहलाएगा कंट्रीब्यूटरी। वाइंडिंग अप हो गई है कंपनी की, एक कंपनी की वाइंडिंग अप हो गई, कंपनी हमारी मेंबर थी, हमारी वाइंडिंग अप हुई, हम उसके पास पहुंचे, हमने कहा जी आप बताएं आप हमें कितने पैसे देंगे, पता लगा उस कंपनी की भी वाइंडिंग अप चल रही थी। तो जो उस कंपनी का लिक्विडेटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस कंपनी को। तो कुछ हैं कंट्रीब्यूटरी जो ज़ाती कैपेसिटी में कंट्रीब्यूटरी हैं, और कुछ कंट्रीब्यूटरी ऐसी हैं जो किसी और की नुमाइंदगी करते हुए कंट्रीब्यूटरी हैं। तो इनको हम कहते हैं डीम्ड और एलीस्ट टू बी कंट्रीब्यूटरी। डन? कंट्रीब्यूटरी का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब मैं बार बार मेंबर नहीं बोलूँगा, मैं कंट्रीब्यूटरी बोला करूँगा। आप समझ जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को बाय द एंड ऑफ वाइंडिंग अप या पैसे देने या कंपनी से बाय द एंड ऑफ वाइंडिंग अप पैसे लेने हैं। मेंबर्स को नया नाम हमने दे दिया कंट्रीब्यूटरी, क्योंकि अब वो कंट्रीब्यूटरी हैं इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, दे आर लायबल कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे। डन? वाइंडिंग अप को स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग अप के 3 मशहूर तरीके हैं, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप और सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। मैं ऐसे कहता हूँ ये 3 तरह की हुकूमतें हैं, एक है, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है और एक मौजूदा जिस तरह की हुकूमतें चल रही हैं पिछले 4-5 साल से। बाय कोर्ट मार्शल लॉ फौजी हुकूमत कर रहा है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप डेमोक्रेसी हुकूमत कर रही है, और अंडर सुपरविजन कर डेमोक्रेसी रही है लेकिन चला कोई और रहा है। तो 3 तरह के मोड हैं। अगर आप अदालत के पास जाके कहते हैं कि जी इस कंपनी की वाइंडिंग अप कर दी जाए तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है। वाइंडिंग अप सबसे बड़ी वाली ये बाय कोर्ट है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब है कि कंपनी के मेंबर्स ने खुद मिलकर ये तय किया है कि हमें अपनी कंपनी को, अपनी हंसती खेलती कंपनी को अपने हाथों से खुद ही दफन कर देना चाहिए। और वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन का मतलब है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू हुई
और कुछ लोगों को लगा कि सही नहीं हो रही और उन्होंने कहा जी अदालत आप आ जाएं, आप अपने इसको ज़ेर साया ले आएं। इन दो के ऊपर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। तैयार? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैंने वाइंडिंग अप को एक 8 स्टेप्स की कहानी में तोड़ लिया है। सबसे पहले एक पेटिशन आती है। मैं पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा बता दूं, लेकिन इन सब के ऊपर हम अलग अलग डिटेल से सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या होता है, एक पेटिशन आती है, एक दरखास्त आती है वाइंडिंग अप की। कौन करता है, क्यों करता है, सारी बातें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले एक दरखास्त आती है वाइंडिंग अप की। उसके बाद एक ऑप्शनल स्टेप है, कभी कभी आप एक प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट कर देते हैं। तीसरे नंबर पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर आता है और लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है। अगर लिक्विडेटर ने अपॉइंट होना है तो ये भाई साहब क्यों अपॉइंट हुआ है? जी बिल्कुल, अगेन मैंने ये कहा था कि अभी हम डिटेल से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं अभी तीसरे स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ आया। पहला था वाइंडिंग अप की दरखास्त दायर हुई, तीसरा है कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया और लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। अब चक्कर ये है कि पहले और तीसरे स्टेप के दरमियान ये दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, ये ऑप्शनल स्टेप है। लोगों ने वाइंडिंग अप की दरखास्त दी अदालत में, अदालत ने, आपको याद होगा 120 दिन में फैसला सुनाना है, 100 दिन में फैसला सुना दिया, क्विक रफ्तार। तब तक कंपनी के 4 डायरेक्टर सारे पैसे लेके दुबई भाग चुके थे। जब लोग वाइंडिंग अप के लिए दरखास्त देते हैं तो कभी कभी वो लोग तशवीश का इजहार करते हैं कि जी आपने ऑर्डर जब तक देना है, लिक्विडेटर जब तक आना है, तब तक कोई कायम मकाम बिठा दें कंपनी के ऊपर। प्रोविजनल कहते हैं टेंटेटिव को। प्रोविजनल कहते हैं जो अभी, हम नहीं कहते कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजनल होगा और बाद में बाइंडिंग होगा। तो ये प्रोविजनल मैनेजर कौन है? टेंटेटिव मैनेजर, जो इसलिए आया है कि बस थोड़ा सा टाइम गुजार ले और तब असल थानेदार साहब आ जाए। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि इसी को अपग्रेड कर दें और ऐसा भी हो सकता है कि नया बंदा आए। तो पहले पेटिशन होगी, कभी कभार एक प्रोविजनल मैनेजर बिठा दिया जाएगा, फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आएगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट होगा, हो गया पॉइंट, ये आके कंपनी वालों से कहेगा मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो, कंपनी वालों से कहेगा मुझे अकाउंट्स दो। ये बहुत बड़े अकाउंट्स होते हैं, यानी कि वो पूछेगा कंपनी के अकाउंट्स क्या हैं, कंपनी की कौन सी लोकेशन हैं, कंपनी के पास क्या एसेट्स पड़े हुए हैं, कंपनी के एसेट किस किस के पास पड़े हैं, कौन इंतजामिया है, कौन चलाते थे, ये क्या है, वो क्या है। यानी कि उसको एक बहुत बड़े, वो एक कंपनी को बंद कराने आ रहा है तो इसको कंपनी की इस वक्त सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन देंगे कंपनी वाले उसे, इन सब पे डिटेल से बात होगी, अभी सिर्फ एक मोटा सा मैप। फिर ये रिपोर्ट देगा कोर्ट को, कहेगा मैंने चार्ज संभाल लिया है, ये कंपनी का टोटल डाटा है, इतना शेयर कैपिटल है, इतना फलाना है, इतना फलाना है, इतना रिस्क है, इतने लाइबिलिटीज़ हैं, इतना एसेट है, इतना सिक्योर्ड है, इतना अनसिक्योर्ड है, और अब मैं करने लगा हूँ वाइंडिंग अप शुरू। अदालत आशीर्वाद देगी, कहेगी शाबाश लड़के शुरू कर दो। तो फिर वाइंडिंग अप के कुछ प्रोसीजर्स होंगे। वाइंडिंग अप का डे बाय डे का प्रोसेस किताब ने नहीं बताया, लेकिन वाइंडिंग अप करते हुए लिक्विडेटर और कोर्ट की डिफरेंट पावर्स बताई हैं इन्होंने, तो हम उसमें से प्रोसीजर निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कर रहे होंगे। देन वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब ये करेंगे फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट। एंड पे इनके पास पैसे बच जाएंगे, ज़्यादा बच गए तो मेंबर्स को मिल जाएंगे, कम बच गए तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से पेमेंट करें, पहले किसको पेमेंट करें फिर किसको पेमेंट करें। प्रेफरेंशियल पेमेंट्स हैं, आईकैप को बड़ा पसंद है वो वाला सेक्शन, हम उसका भी तस्करा करेंगे थोड़ा आगे चल के इंशाल्लाह। और जब आप फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फाइनली अब आप क्या करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी को बंद कर देंगे। जो आपने वाइंडिंग अप जिसको कहा था वो 8वां स्टेप है। ओरिजिनल लॉ में, बेयर लॉ में ये 8 स्टेप यूं डिफाइन नहीं है, वो आपको बस सेक्शन बाय सेक्शन अलग अलग चीज़ें बताते जाते हैं। लेकिन इस वक्त मकसद ये है कि आप वाइंडिंग अप को एक प्रोसेस के तौर पे देखें, एक बड़ा एरिया है और ओपन बुक एग्जाम है, रट्टा आपने मारना नहीं है, आप लॉजिकली समझें कि वाइंडिंग अप क्या है, ताकि हर सेक्शन को पढ़ते हुए आपको समझ आ रहा हो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तैयार? स्टेप 1, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप किन सर्कमस्टांसेस में दी जाएगी, कुछ एक लिस्ट दे दी इन्होंने। ये लिस्ट बहुत मिलती जुलती है उस लिस्ट से जहां हमने देखा था कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस किस वजह से कैंसिल होता है। छोटी छोटी सी बातें जस्ट देख लेते हैं, रट्टा तो हमने मारना नहीं है। लेकिन कंपनी अगर खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कहे कि हम वाइंड अप होना चाह रहे हैं, तो कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कराई, याद है हमने कहा था बहुत ज़रूरी मीटिंग है, स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कराई या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जमा नहीं कराई, 2 लगातार एजीएम नहीं कराई, 2 लगातार ईयर के अकाउंट्स नहीं भेजे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चले गए, पब्लिक में 3 और प्राइवेट में 2, कंपनी इज अनएबल टू पे डेट। इसमें 1 लाख का रूल होता है, मैं अभी थोड़ी देर तक इसको बताता हूँ। कंपनी अगर अपने डेट्स ना पे कर पा रही हो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी।
लिस्टेड कंपनी थी, अगर वो लिस्टेड ना रहे तो लोग कहेंगे इस कंपनी के रहने का फायदा, बंद करो इस कंपनी को। कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन की जस्ट एंड इक्विटेबल है, कंपनी सीजेस टू हैव अ मेंबर, कंपनी का मेंबर ही नहीं रहा, कंपनी का सोल बिजनेस था एक लाइसेंस एक्टिविटी और लाइसेंस रिवोक हो गया है। सेक्शन 42 वाली कंपनी थी और उसका सेक्शन 42 का लाइसेंस खत्म हो गया, कंपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाई। लिस्टेड कंपनी थी बट पूरा साल उसने कोई बिजनेस नहीं किया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए जा सकते हैं। दीज आर द रीज़न, जिनमें से एक या एक से ज़्यादा रीज़न की बेस पे आप वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं। रीजंस अभी ख़त्म नहीं हुए। कंपनी इज कंसीव्ड और ब्रॉट फॉर अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए बनाई गई है। कंपनी उन लॉज की वायलेशन कर रही है जो पाकिस्तान के हैं। कंपनी अपने माइनॉरिटी मेंबर्स यानी कि 10% या उससे नीचे वाले लोगों के साथ बुरा कर रही है। कंपनी बनाने वाले गलत लोग हैं। कंपनी प्रॉपर ट्रू अकाउंट्स नहीं बना रही। कंपनी चलाते हुए फ्रॉड मिसफीजेंस वगैरह हो रहा है। कंपनी उन लोगों के हाथों में चल रही है जो एक्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। जब हम बात करते हैं कि कंपनी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही है तो वो कह रहे हैं इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करना, इस तरह की कोई भी स्कीम चलाना इलीगल है। आप अनऑथराइज डिपॉजिट ले रहे हो जनरल पब्लिक से, आप रेफरल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड, पॉन्जी स्कीम्स वगैरह चला रहे हो। याद नहीं बातें? पिरामिड स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब है डिफरेंट लेवल। ये 4 लोगों को बेचेगा, वो 16 को बेचेंगे, 16 32 को बेचेंगे। फिर डिपॉजिट डबल छा वाली स्कीम है। आप डिपॉजिट देंगे, डिपॉजिट के बदले आपको इतना वापस मिलेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। पिरामिड्स कि सबसे पहली लेयर में एक बंदा होगा, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, 16 से 256 होंगे और वो ऐसे फैलता चला जाएगा। इस तरह की स्कीमें जो लोगों को धोखा दे के उनसे डिपॉजिट मांगे। डबल छा की एग्जांपल दी थी मैंने कभी। जैसे डबल छा है, उसने कहा जी आप मुझे पैसे दें, लोगों से कहा जी मुझे जितने पैसे देंगे मैं आपको डबल करके लौटाऊंगा, फॉर एग्जांपल 21 दिन में। कुछ लोगों ने कहा ज़रा तजर्बा करके देखते हैं, किसी ने 100 पकड़ा दी, किसी ने 1000 पकड़ा दिए। फॉर एग्जांपल 3-4 लोगों ने पैसे पकड़ाए। उसने कहा ठीक है जी अब आपको 21 दिन बाद डबल होके मिलेंगे। अब जनाब जगह जगह शोर मच गया कि एक डबल छा है, वो पैसे डबल करके देता है। अब सारे बेकरार, अच्छा यार देखते हैं कि डबल होके मिलते हैं या नहीं मिलते। और फिर किसी ने कहा कि वो एक दफ़ा अगर ये टोटका पता लग गया तो जो जितनी जल्दी आएगा उसके पैसे उतनी जल्दी डबल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल शुरू में आए होंगे 10 लोग, जिन्होंने जो पैसा दिया होगा वो होगा 11-12 हज़ार। तो अचानक से ये मशहूरी सुनते हुए कि एक बंदा डबल कर देता है, तो अभी वो 10 दिन गुजरे होंगे पहले वालों से पैसे मांगे कि कुछ लोगों ने लाख रुपये जमा करा दिया होगा, 100-150 लोगों ने कि इसको डबल कर दो। उसने उस लाख रुपए में से 20,000 निकाले होंगे और शुरू वाले 10,000 लोगों का पैसा डबल करके उनको वापस कर दिया और 21 दिन से पहले कर दिया। वो जज्बाती हो गए, पागल हो गए। उन्होंने क्या किया, मज़ीद 40,000 रखवा दिए और 400 और लोगों को बता दिया। जब वो 400 और लोग आए और उन्होंने जब पैसे जमा कराए तो वो 25-30 लाख हो गए। तो जिन्होंने लाख रुपये जमा कराया हुआ था उनकी मैच्योरिटी डेट आई हुई थी, उनको 2 लाख दे दिया। जब इनको 2 लाख मिल गया, इन्होंने 4,000 लोगों को बता दिया। तो एट एनी गिवन टाइम क्या होता था, ऊपर वाली लेयर आती थी, वो पैसा देता था, आप नीचे वालों का डबल करके वापस करते थे और इनको डेट दे देते थे। तो चलते 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 एक ऐसा टाइम आना था कि जब 1 लाख रुपये पैसा जमा कराएं और ये दिन होता जब वो भाग जाता। बहरहाल गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और वो सारा मामला इस तरह से हो गया। तो ये इस तरह की कुछ स्कीम्स होती हैं जिसमें आप इलीगल डिपॉजिट टेकिंग करते हैं कि आप लोगों से पैसा पकड़ते हैं और पैसा वापस करते हैं। बैंक्स और NBFCs के अलावा इस तरह की स्कीम्स किसी और को चलाना अलाउड नहीं है। याद एक सेक्शन हमने पढ़ा था, ख़बरदार बैंक्स के अलावा कोई डिपॉजिट नहीं लिया करेगा लोगों से। तो ये उसी तरह की बात। तो इस तरह की स्कीम, फिर कुछ और इस तरह से फैसलाबाद में ग्रुप आया, वो कहते थे आज 25,000 रुपये दो, 3 महीने बाद या 40,000 रुपये ले लो या मोटरसाइकिल ले लो, ठीक है। तो अगेन बहुत सारे, फिर इस तरह से गोल्ड माइन इंटरनेशनल, फिर उस तरह से business.com, आप 6 घड़ियाँ बेचें, वो 6 लोग आगे से बेचेंगे, उनके पैसों से उतना पैसा आपको आएगा। तो इस तरह की सारी स्कीमों को उन्होंने कलेक्टिवली पॉन्जी, पिरामिड, फलाना, लोकल, इंटरनेशनल स्कीम, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान में ये सब मना है। जो SEC भी कहते हैं पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो भी मना है। जब एक डिपॉजिट के अगेंस्ट कैश, कूपन, सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपको वापसी पे फ्यूचर में या तो कोई एसेट बेनिफिट वगैरह मिले या कोई पैसे मिले या कोई चांस मिले या कोई लॉटरी हो या आपका कोई खुश नसीब इनाम निकल आए, तो ये सारी चीज़ उन्होंने कहा ये मना है। तो इनमें से कोई भी हरकत कर रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे या इनमें से कुछ होगा, दीज आर द सर्कमस्टांसेस जिन पे आपकी वाइंडिंग अप हो सकती है। अब बीच में एक पॉइंट आया था अनेबल टू पे डेट। कब समझेंगे कंपनी अनेबल टू पे डेट? भाई तो
ने लोगों को पैसे नहीं देती, एक बंदा उसने कंपनी से कहा मेरे 200 रुपये आपने देने, उन्होंने कहा भाई हम तसल्ली से देंगे, जाओ भाग जाओ। लेकिन अगर एक कंपनी ने कोई लाख रुपए से ऊपर का एक डेट क्रेडिटर आया, उसने कहा जी मेरे पैसे बनते हैं, कंपनी ने कहा जाओ भाग जाओ हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, उसने अदालत से नोटिस निकलवाया, अदालत को जाके कहा मेरे पैसे बनते हैं आप ज़रा नोटिस दें, अदालत का नोटिस आया बुलावे का, कंपनी अभी भी नहीं डरी, पैसे नहीं दिए, ना कंपनी ने दिए ना कंपनी के डायरेक्टर मेंबर्स ने दिए। उसने अदालत में केस कर दिया, केस जीत गया, डिग्री उसकी फेवर में आ गई, डिग्री अदालती फैसला। वो डिग्री उठा के हाथ में नाश्ता हुआ आया, उसने कहा अब तो मैं जीत गया हूँ पैसे दे दो, उन्होंने कहा पैसे ही नहीं है। यानी अगर एक कंपनी मांगने पे पैसे ना दे, नोटिस पे पैसे ना दे, अदालत का फैसला आने के बाद भी पैसे ना दे और लाख रुपए से ऊपर टाइप की अमाउंट है, तो इसका मतलब है कंपनी इज अनेबल टू पे डेट। अगर कंपनी इस हद तक चली गई है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास वाकई ही में पैसे नहीं है, अब ये मजाक नहीं कर रही है, शुगल नहीं कर रही है, ये कंपनी तबाह हुई पड़ी है। तो कंपनी अनेबल टू पे डेट में निशानी है कि लाख रुपए से ऊपर का अगर क्रेडिटर इस तरह से आके 2-3 दफ़ा ऐसे करता है और रुलता है और कंपनी उसको पे नहीं कर पाती, तो इसका मतलब है कि कंपनी फारिग है। इन सर्कमस्टांसिस की वजह से एक पिटीशन जमा कराई जा सकती है अदालत में। जिस दिन अदालत में पिटीशन जमा हो गई, इट शैल बी डीम्ड के वाइंडिंग अप कमेंस हो गई है। वाइंडिंग अप की स्टार्टिंग डेट क्या है? वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन नहीं है। तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट होता है जब अदालत में पिटीशन जमा होती है। अब अगला सवाल, कौन लोग जमा कराते हैं? ये तो रीजंस हो गई ना, कौन लोग जमा कराते हैं उनकी एक अलग लिस्ट है। ये 5 तरह के लोग हैं जो अदालत में जा सकते हैं। कौन कौन जा सकते हैं? कंपनी खुद जा सकती है। ये कौन लोग हैं और कौन सी कंडीशंस उनको फुलफिल करनी होंगी अदालत में जाने के लिए? कंपनी खुद जा सकती है। अगर कंपनी खुद अदालत में जाएगी, क्यों? स्पेशल रेजोल्यूशन पास की होगी कि हम बंद होने लगे हैं, कंपनी के मेंबर झगड़ रहे हैं, कंपनी को आइडियली वॉलंटरी वाइंडिंग अप करनी चाहिए, अदालत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी के मेंबर्स आपस में झगड़ रहे हैं और उनको एक दूसरे पर भरोसा हो सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके खुद ही मुकदमा अदालत में ले जाएं। वो कहते हैं अगर कंपनी एप्लीकेंट है ना, तो कंपनी के लिए फिर जो कंडीशन है वो ज़रूरी ये है कि आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह हमें ला के जमा कराएं। आप हमें बताएं कि आपके क्या एसेट्स हैं। वो जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स आगे जाके उसने लेनी है। जब आप खुद इरादा रखते हैं कि आप वाइंड अप हो, तो आप एक काम करें, अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ की डिटेल हमें फर्निश करें, और जो भी ऑपरेशंस हैं और जो भी लीगल केसेस आपके खिलाफ चल रहे हैं हमें उनका रिकॉर्ड दें। तो अगर कंपनी अप्लाई करेगी वाइंडिंग अप के लिए तो कंपनी को ये चीज़ें करनी होंगी। अगर क्रेडिटर अप्लाई करता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, कंटिजेंट क्रेडिटर भी। कंटिजेंट वो है कि अगर कंपनी ने एक रूल ना फॉलो किया तो फिर कंपनी को पैसे देने पड़ जाएंगे। प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर जिसके साथ अभी कंपनी का मामला चल रहा है। क्रेडिटर अगर उठ के कहते हैं कि हमें इस कंपनी पे भरोसा नहीं है, अगर ये बंद हो गई तो हमारे पैसे का क्या होगा, तो क्रेडिटर भी कह सकते हैं अप्लाई करने का। बट उसमें एक रूल है, जब आप वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है। अदालत अगर आपसे कहती है कि आप क्रेडिटर हो, क्रेडिटर कहता है मैं इस कंपनी को लोन क्यों दूं, मुझे लग रहा है तो वाइंड अप होने लगे हैं, कहेंगे आपको इतना शक है, एक काम करें हमें कॉस्ट दें, सिक्योरिटी दें, हम कराते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें लगता है भाई कि वाइंडिंग अप की ज़रूरत है, ठीक है आपका पैसा आपको वापस हो जाएगा। और अगर लगता है आपने हमारा टाइम बर्बाद किया तो ये पैसा आपके ज़िम्मे पर जाए। याद है इन्वेस्टिगेशन में कि जो अप्लाई करते थे वो भी फंस जाते थे अगर वो अप्लाई साबित। तो अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कॉस्ट जो अदालत मुनासिब समझेगी, और फिर अदालत कहेगी कि क्या आपके पास कोई प्राइमा फेशाई केस है, कोई वाज़े जो फेस से जाहिर हो रहा है, जो कि बड़ा अपेरेंट है, क्लियर है, कोई आपके पास प्राइमा फेशाई एविडेंस है कि वाइंडिंग अप की सिचुएशन बन गई है। तो क्रेडिटर को खुद ही को साबित करना होगा कि वाइंडिंग अप ज़रूरी है और खुद ही को सिक्योरिटी भी देनी होगी, तब क्रेडिटर्स आर अलाउड कि वो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कर सकता है? रजिस्ट्रार कर सकता है। रजिस्ट्रार पहले SECP से इजाज़त लेगा। अगर रजिस्ट्रार ने कंपनी से इन्फॉर्मेशन मांगी और कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, याद है रजिस्ट्रार चीज़ें एक्सेस करना चाहता है और कंपनी उसको नहीं वो कर रही, तो SECP से पूछ के रजिस्ट्रार भी कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ जा सकता है। SECP खुद भी कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकती है। वो कब कर सकती है? एक इन्वेस्टिगेशन करके कंपनी के अफेयर्स को, जिससे लगे कि हाँ भाई हालात ख़राब हैं और हमें वाइंडिंग अप की तरफ जाना चाहिए। कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी कि हमें लगता है आप वाइंड अप होने चाहिए। वो कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ चक्कर नहीं है। अगर कंपनी का एक सोल बिजनेस था लाइसेंस और वो कैंसिल हो गया है, तो आपको याद है लाइसेंस कैंसिल होने से पहले भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होती है। तो अगर कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो इसका मतलब उसको समाअत का मौका मिला होगा। अगर लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से वाइंडिंग अप हो रही है तो फिर समाअत का मौका यहाँ नहीं देंगे।
अदरवाइज समाज का मौका दिया जाएगा और कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो दीज आर द एप्लीकेंट्स जो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दीज आर द कंडीशंस जो उनको फुलफिल करनी होंगी वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करते हुए। क्रेडिटर क्यों कर रहे हैं? एक क्रेडिटर है, उसने फॉर एग्जांपल IMF कहता है कि भाई पाकिस्तान से मेरा पैसा तो नहीं निकलना, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, इसके असासे बेचते हैं और मैं अपने पैसे निकाल लेता हूँ। एक क्रेडिटर है कंपनी को, उसने 3-4 करोड़ का लोन दिया, वो उसे नज़र आ रहा है कंपनी सही नहीं चल रही, वो अदालत में जाके कहता है भाई मेरा पैसा फंस गया है, इस कंपनी को वाइंड अप करें, मुझे मेरे हकूक़ दिलवाएं। चूँकि कंपनी वाइंड अप नहीं भी होगी तो ऐसा ऐसा पैसा खा जाएगी, वाइंड अप होगी तो कम से कम आज अदालत का नुमाइंदा जाके असल में देखेगा कितना एसेट है, पूरे ना मिलें जितने मिलते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इससे भी जाएँ। तो क्रेडिटर भी जा सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए, कंपनी के अपने मेंबर्स भी जा सकते हैं। मेंबर को मेंबर कहेंगे तो गुनाह होगा, कंट्रीब्यूटरीज जा सकते हैं। अगर कंपनी के नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटरी या नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम से नीचे चले गए और वो बंदे जो अप्लाई कर रहे हैं पिछले 1.5 साल में कम से कम 180 दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें उनके पास कंपनी के शेयर्स थे। याद करें 180 दिन सुने से लग रहे हैं। सेक्शन 14-15 के आसपास हमने कहा था कि मिनिमम से नीचे अगर आप चले जाएं और आप कंपनी चलाते रहें और चलाते चलाते 180 दिन से ऊपर हो जाए तो हर वो शख्स जो उन 180 दिनों में कंपनी का मेंबर था लायबल हो जाता था। अब मेंबर डर रहे हैं, कंपनी मिनिमम से नीचे चल रही है और पिछले 1.5 साल में कहीं ना कहीं 180 दिन ऐसे ज़रूर आए हैं जिसमें वो मेंबर रहे हैं। और याद होगा कि जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो तो मौजूदा तो है ही है, पिछले 1 साल वाला भी पकड़ा जाता है। तो अगर पिछले 1.5 साल में कभी ना कभी, चाहे शिफ्टों में चाहे लगातार, अगर वो 180 दिन से ज़्यादा के लिए कंपनी के मेंबर रहे हैं तो दे हैव अ राइट कि वो अप्लाई कर सकते हैं, डर के मारे कि भाई इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो कंट्रीब्यूटरी अप्लाई कर सकते हैं अगर मिनिमम से नीचे कंपनी चली गई है। शर्त यह है कि ये वो लोग हों जो खुद भी इस काबिल हों कि वो कंपनी में रहे हैं, जो डरे हुए हैं। ऐसा ना हो कि एक नया मेंबर आया और आते साथ ही वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर दे। पिछले 18 महीने में कोई से 180 दिन, पिछले 1.5 साल में तकरीबन आधा साल कलेक्टिवली ऐसा हो जिसमें आप कंपनी के मेंबर रहे हो। शेयर होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं। डन। ये 180 वो कट ऑफ डे है जिसके बाद से कंपनी लॉ मंथ्स बोलना शुरू कर देता है। ये एक मंथ को 30 डेज बोलते हैं, 2 मंथ को 60 डेज, और पेपर में सवाल आए तो हमने दिनों को काउंट करना है, महीने नहीं। लेकिन 6 महीने से ऊपर ना, ये 9 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, ये इस तरह की बात करते हैं। एप्लीकेंट समझ आ गए? स्टेप 1 ख़त्म हुआ। स्टेप 1 क्या था? अप्लाई कर दो वाइंडिंग अप के लिए। किन रीजंस पर अप्लाई करते हैं वो समझ आई, कौन एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं वो समझ आया, और जिस दिन एप्लीकेशन गई अदालत में उस दिन समझे वाइंडिंग अप शुरू हो गए। अब क्या होगा? प्रोविजनल मैनेजर, ये ऑप्शनल स्टेप है। जिन्होंने अदालत को अप्लाई किया वाइंडिंग अप के लिए, अगर वो साथ एक ख्वाहिश का इजहार करें कि हमें थोड़ा सा खतरा है कि ऐसा ना हो कि कंपनी चीज़ें ले उड़े, या अदालत को खुद ऐसा लगता है कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर आने में तो अभी टाइम है, फ़िलहाल कंपनी में कायम मकाम भेज देते हैं, ऑप्शनल स्टेप है, हमेशा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? कोर्ट में अपॉइंट प्रोविजनल मैनेजर टिल द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। जैसी वाइंडिंग अप ऑर्डर आएगा आप प्रोविजनल मैनेजर को एज ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके पास वही पावर होंगी जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की हैं, यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर की पावर्स के साथ एक बंदे को पहले से भेज देंगे, वो अपने बेसिक काम शुरू कर लेगा। जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर आएगा या तो नया लिक्विडेटर उसको रिप्लेस कर देगा या उसी को हम अपग्रेड कर देंगे कि तुम्हें आज से अब हम क्या कहा करेंगे? ऑफिशियल लिक्विडेटर। डन। छोटा सा मासूम सा सेकंड स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या है? वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। आप जिस वक्त कहेंगे आप ब्रेक पे जा सकते हैं, चाय वाली ब्रेक, ताकि आप उसके बाद दोबारा आके मुझे सुन सकें। ये कट ऑफ टाइम आ गया है, इसके बाद को 20-25 मिनट बाद अगली कर लेते हैं ताकि आप जो है मुझे चैप्टर काफ़ी लेंथी और उसमें चीज़ें लिंक हुई हुई हैं, तो दिस इज़ गुड कि आप अच्छी तरह से जो है ना सुन के समझ के, और ऑनलाइन वाले आप अपने तौर पे खुद ही से चाय की ब्रेक कर लें, अपने घर में खुद ही से चाय बना के पी लें। अगर आप कॉलेज आए होते तो आपको चाय मिल जाती। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हमारे बाहर विजन में लिखा हुआ है ना कि हम लोगों को सर्व करेंगे एजुकेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी।
और वैसे वो असल में डिपेंडेंसी भी बहुत, फिर वो एनर्जी भी बहुत कंज्यूम करता है, फिर उसका रीस्टार्ट टाइम बहुत ज़्यादा है। झटका लगा, लाइट ऊपर नीचे हुई, जनरेटर चला नहीं चला, उसमें अचानक से बंद होगा, फिर 3 मिनट लग जाएंगे उसे चलते चलते, ये ठक करके प्ले हो जाता है। और अभी भी असल में ये सिस्टम से कनेक्ट हुआ हुआ है। अगर यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ हो तो बस फिर दिस इज़ एज सिंपल एज कि बस इसे ऐसे ऑन किया, सोर्स चेंज किया और कहानी वहीं से शुरू। तो अभी इन सारी चीज़ों को हल्का हल्का सा करना है इंशाल्लाह। बस आपने दुआ करना है। अभी तो हम लोग जो है वो कैंपस को थोड़ा बेसर व सामानी की हालत में इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हमें वाइंडिंग अप के इवेंट्स समझ आए। पेटिशन होगी, प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट होगी और उसके बाद वाइंडिंग अप का ऑर्डर आएगा और ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट होगी। अब वाइंडिंग अप का ऑर्डर आते हुए लिक्विडेटर से रिलेटेड बातों को हमें समझना होगा। लिक्विडेटर कहाँ से आएगा? एसईसीपी ने एक पैनल मेंटेन किया हुआ है। एक पैनल है जिस पैनल पे मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। याद है आपको जिस तरह से डायरेक्टर्स के लिए हमने एक पैनल बनाया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह के लिए, ये पैनल अब एसईसीपी ने खुद चलाया हुआ है। इस पैनल में कम से कम 10 साल तजर्बा रखने वाले वो लोग जो कि अकाउंटेंसी, फाइनेंस या लॉ का एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके अलावा 10 साल का तजर्बा एसईसीपी किसी और फील्ड में डिफाइन कर देगा तो वो भी, यानी 10 साल का तजर्बा ज़रूरी है। यानी कि लिक्विडेटर कहाँ से आएगा? एक प्रॉपर पैनल होगा जिसमें कुछ अच्छे क्वालिफाइड लोग मौजूद होंगे। इसमें से ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा और इसी में से ही प्रोविजन मैनेजर आएगा और कोई कैजुअल वैकेंसी होगी तो इसी पैनल से होगा। हाँ, अगर क्रेडिटर्स जो कि 60% ऑफ शेयर कैपिटल की इक्विवेलेंट पावर रखते हैं, अगर वो इकट्ठे होकर कह दें कि जी फलाना बंदा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बड़ी अच्छी वाइंडिंग अप करा देगा, आप उसको बुला लें, तो वो पैनल से हट के भी है। तो जो क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर भी कितने? कंपनी के कैपिटल के 60% से ऊपर के। इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर आधे से ज़्यादा जिन क्रेडिटर्स का इख्तियार है, अगर वो कह देंगे इसकी फलाना से वाइंडिंग अप करवाएं तो अदालत उनकी सुन लेगी। तो अदालत जो लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी वो एसईसीपी के मुंतखब करदा पैनल में से कोई एक बंदा, सिचुएशन के मुताबिक ये पैनल के लोग वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे जो एसईसीपी बताएगा। एसईसीपी किसी भी वक्त इस पैनल में से बंदे माइनस करना चाहे प्लस करना चाहे, एसईसीपी की मर्जी। कोई फ्रॉड, मिसफीजेंस या कुछ इस तरह से हो तो एसईसीपी पैनल में आगे पीछे कर सकता है। पैनल के हवाले से ही रिक्वायरमेंट के कोई भी शख्स प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल मैनेजर, ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं होगा 3 से ज़्यादा कंपनियों का। एक वक्त में इस पैनल का कोई भी बंदा, ऐसा नहीं है कि पता लगे कि वो एक बंदा है तो वो कुछ 100 कंपनियों को सर्व कर रहा है। तो एक वक्त में एक बंदा 3 से ज़्यादा कंपनियों का ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर नहीं होगा। जैसे ही अपॉइंटमेंट होगी ये डिक्लेरेशन जमा कराएगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है और मैं ये वाइंडिंग अप प्रॉपर करा सकता हूँ। एक से ज़्यादा लिक्विडेटर आया तो कोड बताएगा कि किसकी क्या क्या पावर्स हैं, कौन क्या क्या काम करेगा। कोड कोई सिक्योरिटी मांगना चाहे ऑफिशियल लिक्विडेटर से कि हाँ भाई तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो क्या है, तो कोड इस तरह की सिक्योरिटी मांग सकती है। ये अपना ऑफिस नहीं छोड़ेगा। वंस अपॉइंटेड इसके ज़िम्मे है कि इसने 12 महीने में वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट करना है, एक्सेप्ट कि ये डिसेबल हो जाए। और डिसेबिलिटी वो ना हो कि पाँव पे पट्टी चढ़ा ले और कैमरे की तस्वीर खींच के दिखा दे कि देखिए जी मेरे तो चोट लग गई है, मैं तो वो नहीं कर सकता, लिक्विडेशन नहीं कर सकता। अक्सर लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, सर पे पट्टी बांध के आ जाते हैं, जी मुझे बुखार हो गया, फलाना हो गया। तो याद है कुछ टीचर ऐसे होते थे कि कहते थे ज़रा पट्टी खोल के दिखाओ। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि पर्सनल डिसेबिलिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट। अगर लिक्विडेटर कहे मैं पर्सनली अब डिसेबल हो गया हूँ, मैं अब नहीं कर सकता फलाना रीज़न पे, तो कोर्ट पहले अपनी ज़ाती तसल्ली करेगी फिर इजाज़त देगी। वरना लिक्विडेटर अगर एक दफ़ा अपॉइंट हो जाए तो वो छोड़ के नहीं जा सकता। छोड़ेगा तो उसको जो तनख्वाह मिली हुई है वो वापस ले ली जाएगी और मज़ीद जो मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। भाई आपको कोर्ट का आशीर्वाद है, कोर्ट कह रही है करो वाइंडिंग अप, कोर्ट सपोर्ट कर रही है और उसके बावजूद भी आप 12 महीने गुजरने में वाइंडिंग अप ना करा सको तो फिर आपको फारिग कर दिया जाएगा। आने वाला लिक्विडेटर अगर एक बंदा जा रहा है और नया आ रहा है तो नए बंदे के आने तक पुराना उस रहेगा और उसको आने पे वो उसको फैसिलिटेट करेगा। ये वाली बात हमने डायरेक्टर में भी पढ़ी हुई है, चीफ एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ी है। एक स्टेप आगे चलते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर कोर्ट उसको रिमूव करना चाहे, कोर्ट कहेगी जी इस ऑफिशियल लिक्विडेटर को जो है वो हम फारिग कर देते हैं उसमें से कि जी इसमें ये मसला है, तो उसका कोई मिसकंडक्ट हो, फ्रॉड हो, मिसफीजेंस हो, कोई इनकम्पिटेंस हो, कोई उसने सही से काम ना किया हो या कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो कोर्ट इनमें से किसी वजह से उस बंदे को खुद भी फारिग कर सकती है।
ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे इसकी रेम्युनरेशन के बारे में। इसको रेम्युनरेशन क्या मिलेगी, यहाँ पे आप रेजोनेट करेंगे, आप ऑडिट फर्म्स में होते हैं, एक ऑडिट फीस होती है और एक आउट ऑफ पॉकेट होता है। इसके साथ भी ऐसा होगा, इसको एक रेम्युनरेशन मिलेगी वाइंडिंग अप की और एक इसको मिलेगा एक मंथली अलाउंस। ये मंथली अलाउंस या रेम्युनरेशन कंपनी के एसेट्स में से निकाल के दिया जाएगा। अब अगर इसको हम दे देते फिक्स पैकेज तो ये पैसे पकड़ता, एम्प्लॉय बन जाता एक तरह से तनख्वाहदार और औने पौने चीज़ें बेच देता। लॉ ये कहता है कि इसको एसेट बेचने की परसेंटेज दो और अलग अलग कैटेगरी ऑफ एसेट्स की अलग अलग परसेंटेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका नॉन करंट एसेट का 1%, फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स का 2%, फलाना का इतने %। तो फिर ये कोशिश करेगा उनको बेटर से बेटर वैल्यू में रियलाइज़ करना। इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो या कम हो, उन्होंने कहा देखें कि उसका एक्सपीरियंस और किस तरह का है, उसका काम कितना है, ये सारी चीज़ें, यानी कि क्या टास्क है, कितना एक्सपीरियंस है उसका, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी का साइज़ क्या है, इन सारी चीज़ों की बेस पे आप एक मुनासिब सी रेम्युनरेशन की परसेंटेज तय करें और वो परसेंटेज आप एसेट्स के ऊपर अप्लाई करके इसको दें। उसके अलावा आपको एक मंथली अलाउंस भी मिलेगा और उस मंथली अलाउंस से आप अपने खर्चे वगैरह मीट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप वाइंडिंग अप नहीं करा सके 12 महीने में तो मंथली अलाउंस तो TADA था, ये मतलब वो अपनी जगह, रेम्युनरेशन वापस ले ली जाएगी। मंथली अलाउंस क्या है, खर्चा पानी। लिक्विडेटर उठ के किसी दूसरे शहर गया किसी लीगल केस के लिए, लिक्विडेटर कंपनी का कोई एक्शन कर रहा है, कोई ऑक्शन करवा रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो वो जितने भी खर्चे हैं वो अपनी जेब से तो नहीं करेगा, वो कंपनी के एसेट्स में से निकाल के करेगा। तो रेम्युनरेशन एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट रियलाइज होगी और अलग अलग एसेट की अलग अलग परसेंटेज हो सकती है। रेम्युनरेशन बाद में इंक्रीज नहीं हो सकती लेकिन कोर्ट डिक्रीज जरूर कर सकता है इसके हालात और परफॉर्मेंस देखने के बाद। अगर ये रिज़ाइन कर दे या निकाल दिया जाए तो हमने कहा कि फिर उसकी रेम्युनरेशन और इस तरह की चीज़ें फारिग हो जाएंगी। एक ऐसा वाइंडिंग लिक्विडेटर जो वाइंडिंग अप सही से नहीं करा सका या एक्सटेंडेड टाइम के बावजूद भी नहीं करा सका, वो रेम्युनरेशन का हक नहीं रखता। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिलेटेड डिस्कशन भी हमने यहाँ पे साथ में जोड़ दी। अगला स्टेप आ गया, पेटिशन आ गई है, पहले प्रोविजनल मैनेजर आया, फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया, लिक्विडेटर वही वाला अपग्रेड हो गया और उसने अब हमने देखा वो कहाँ से आएगा, वो तनख्वाह क्या लेगा, ये सारी बातें तय हो गई। अब स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स कब मांगी जाएगी, कब? रेलेवेंट डे के 15 दिनों के अंदर। अब ये रेलेवेंट डे आप पूछेंगे ये क्या होता है? अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ तो उसकी अपॉइंटमेंट की डेट को रेलेवेंट डेट कहेंगे, अगर वो अपॉइंट नहीं हुआ तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर रेलेवेंट डेट होगा। सीधी सी बात है, अदालत या प्रोविजनल मैनेजर को भेजेगी या लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी या पहले वो मौजूद है तो उसको अपग्रेड कर देगी। इफ़ देयर इज़ एनी प्रोविजनल मैनेजर तो जिस दिन वो अपॉइंट हुआ है वो रेलेवेंट डेट है, और अगर वो नहीं है तो जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया है वो रेलेवेंट डे है। उस रेलेवेंट डेट के 15 दिनों के अंदर अंदर आप ये कंपनी वालों से कहेगा कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बना के दो। ये 15 दिन एक्सटेंड हो सकते हैं अगर मजबूरी हो, एक्सटेंड होते होते 45वें दिन तक जा सकता है। 45 दिन की एक्सटेंशन नहीं है, 15 दिन प्लस 30 डेज इज इक्वल टू 45। तो ये 15 दिन की जो डेडलाइन है ये टिल 45 डे एक्सटेंड हो सकती है, 30 मजीद दिन इसमें अगर प्रोविजनल मैनेजर, ऑफिशियल लिक्विडेटर या कोर्ट को लगे कि यहाँ भाई इस वक्त टाइम एक्सटेंड हो जाना चाहिए, वो कर सकते हैं। किन से मांगा जाएगा? वो जो रेलेवेंट डेट पे कंपनी के डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, CFO हैं, सेक्रेटरी हैं या एम्प्लॉइज हैं वो, या जो एक साल, पिछले एक साल, रेलेवेंट डेट से पिछले एक साल में डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO वगैरह रहे, कंपनी की फॉर्मेशन में हिस्सा लिया या कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में लिया और वो कैपेबल है कि वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। यानी कंपनी छोड़ के गए हुए 7 महीने हो गए, हम उस बंदे को भी बुला सकते हैं क्या मैं अब वो बंदा तड़पता हुआ आएगा, कहेगा मेरा इतना खर्चा हुआ, मैंने ये स्टेटमेंट दी, मैंने फलाना वेरिफिकेशन कराई, हम उसको पैसे दे सकते हैं। जो भी उसके पैसे वगैरह लगे, हम कहते हैं जो भी पर्सन है शेल बी एंटाइटल्ड टू बी पेड बाय देम द रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सच स्टेटमेंट। तो रेलेवेंट डेट के सारे लोगों से भी और पिछले एक साल के लोगों से भी और इवन कंपनी को बनाने वालों को भी बुलाया जा सकता है और उनसे मांगी जा सकती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अब होगा क्या? अगेन कंपनी के बहुत ही कम्प्रीहेंसिव किस्म के अकाउंट्स, बहुत ही कोई कम्प्रीहेंसिव अकाउंट्स, यानी कि एसेट, डेट्स, लायबिलिटीज, कैश बैलेंस हैंड में कितना है, बैंक में कितना है, क्रेडिटर्स कौन से हैं, सिक्योर्ड कौन से हैं, अनसिक्योर्ड कौन से हैं, सिक्योरिटीज़ कौन सी दी हुई हैं, कंपनी को कौन से डेट ड्यू हैं, किन से ड्यू हैं, कन से आना है पैसा, कंपनी की प्रॉपर्टी यानी कि एसेट किसी और की कस्टडी में तो कौन है, किसके पास है, तमाम बिजनेस एड्रेसेस जहाँ कंपनी ऑपरेट करती है वहाँ कौन इंचार्जेज हैं, कोई भी लीगल केसेस पेंडिंग है तो उनकी डिटेल और सच अदर पर्टिकुलर जो एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय इनके, तो वो सारी इंफॉर्मेशन डालनी होगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। क्लियर?
फिर क्या होगा, रिपोर्ट टू कोर्ट। अब ये कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर रिसीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। वाइंडिंग अप के ऑर्डर के 60 दिनों में मैक्सिमम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिलने के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल। वाइंडिंग अप के ऑर्डर के 15 दिनों के अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मांगते हैं, वो 15 दिन बढ़ते बढ़ते 45 तक जा सकते हैं, बट आपने वाइंडिंग अप के ऑर्डर के 60 दिन से आगे नहीं जाना। आपने इस वक्त तक अदालत को अपना वर्जन ऑफ रिपोर्ट पेश कर देना है। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जो उन्होंने आपको दी है कंपनी वालों ने, और एक वो रिपोर्ट है जो एक खास फॉर्मेट में आप बना के अदालत को दे रहे हैं। एसेट्स की नेचर और डिटेल, कौन कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ कौन सा पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू वगैरह, रजिस्टर्ड वैल्यू से, इन हैंड कितना है, बैंक में कितना है, सिक्योरिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं, ऑथराइज एंड पेडअप कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग और कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कितने हैं, डेट ड्यू टू कंपनी कितने हैं, किन से हैं, कंट्रीब्यूटरी से कितना आना है, ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉइंट वेंचर्स वगैरह क्या हैं, होल्डिंग सब्सिडी कंपनीज कौन सी हैं, लीगल केसेस कौन सी, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। मोर और लेस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाली ही चीज़ें हैं, सिर्फ उसको एक रिफाइंड फॉर्म में आप अदालत को जमा करा रहे हैं कि दीज आर द थिंग्स जो कि हमने इसमें काम करना है। एक सेक्शन होता है थोड़ा सा टेक्निकल सा होता है, ऑनरस प्रॉपर्टी। उस ऑनरस प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे मौका मिला तो मैं किसी और लेक्चर में बात करूंगा, नहीं हो सका तो आपने मुझे याद करा देना है। ये क्या करता है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की ये कुछ प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम भी कर देता है। जब ये लिस्ट बना के भेज रहा है ना, तो उनसे कहता है जी फलाना एसेट में रियलाइज़ नहीं करा सकूँगा। कोर्ट कहती है क्यों? वो कहता है जी वो फलाना लीगल केस में फंसा हुआ है। उस एसेट को लेने गए तो नुकसान हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ प्रॉपर्टी। आप डिस्क्लेमर दे देते हैं, आप कहते हैं कुछ चीज़ें अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसी हुई हैं और हम उस एसेट यानी कि उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मतलब क्या इसका? फॉर एग्जाम्पल एक शख्स का आपने एक कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी कंपनी ने, आपने उन्हें कहा कि हम आपको बना के देंगे एक पुल, अगर ठीक है, और उसके बदले हमने उनको सिक्योरिटी दी। हमने कहा हम आपको 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी देते हैं और हम आपको मतलब उनको ये था कि लोग बीच में भाग जाते हैं तो आप सिक्योरिटी दें। आपने कहा, हमारी कंपनी जो वाइंड अप हो रही है ना, हमारी कंपनी ने कहा जी हम आपको 2 करोड़ सिक्योरिटी दे देते हैं, हम पुल बनाएंगे, जब पुल कंप्लीट कर लेंगे आप हमारी सिक्योरिटी वापस कर दीजिएगा और हमें पुल बनाने के पैसे दे दीजिएगा। हो गई बात डन। पुल शुरू हुआ, आपके इंजीनियर्स भाग गए, आपके बहुत सारे और लोग भाग गए, कुछ और मसलों मसाइल हो गए और इधर से वाइंडिंग अप भी आ गई। लिक्विडेटर ने देखा कि कंपनी का 2 करोड़ रुपया डिपॉजिट के तौर पे पड़ा हुआ है उस कंपनी के पास, बट वो 2 करोड़ निकलेगा कैसे? पुल बना के देना पड़ेगा। पुल बनाने पे 6 करोड़ लगेगा और उस ज़माने में जो रेट तय हुआ था वो रेट ये देंगे तो वो 3 करोड़ है, यानी 6 करोड़ का पुल बना के दें तो 2 करोड़ की सिक्योरिटी वापस आएगी और 3 करोड़ रेवेन्यू आएगा, 1 करोड़ जेब से लगेगा। तो लिक्विडेटर अदालत से कहता है कि भाईजान ये वाली प्रॉपर्टी से ना मैं बाज हूँ, मुझे इजाज़त दें कि इस प्रॉपर्टी पे कोई जिम्मेदारी नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरे स्कोप में से माइनस कर दें। प्रॉपर्टी कहते हैं एसेट को, ये एसेट मेरे स्कोप में से माइनस कर दें। अदालत सिचुएशन देखेगी और उसे कहेगी ठीक है चलो इसका हम तुमसे हिसाब किताब नहीं लेंगे, लेकिन कोई मुकमौका कराओ। अब उसकी जिम्मेदारी से तो हट गया, वो बड़े कॉन्फिडेंटली जाएगा उस कंपनी के पास और कहेगा देखो खुले दिल से बात सुनो, तुम्हें हम सिक्योरिटी दी थी हमारी कंपनी ने, हाँ जी, कंपनी फौत होने वाली है, तुम्हारा पुल तो बनता नहीं, ठीक है, और जितना पुल पे स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ हुआ अभी तक वो हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है और 2 करोड़ तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, और मुकमुका करते हैं, जो सरिया और सारी चीज़ें इसमें लगी हैं तुम उखाड़ लो, फलाना फलाना चीज़ तुम इस तरह से कर लो, हमें करोड़ वापस कर दो, और फिर लिख के दे दो कि हम पुल बनाने के पाबंद नहीं, और हम लिख के दे दें कि हमारी तुम्हारी सारी सेटलमेंट हो गई है।
तो इसको क्या होता है, इसका मतलब ये सेक्शन कहता है आप डिस्क्लेमर करते हो ऑनरस प्रॉपर्टी में, गालबन 392 सेक्शन जो कि इस चीज़ को डील कर रहा होता है कि ऐसी प्रॉपर्टियां जो ऐसे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऐसे ऑनरस रूल्स में फंस गई होती हैं कि जिनको निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले लिक्विडेटर कहता है इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर लिक्विडेटर को जब अदालत कह देती है, और हो सकता है वो लोग कहें नहीं भाई हम सेटलमेंट पे तैयार नहीं, तो वो कहेगा देखो अदालत का ऑर्डर, अदालत ने मुझे कहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, रखो 2 करोड़ अपने पास, लेकिन हमारे सरिये को हाथ लगाया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा जी हमने इसको तोड़ना है, हमें यहाँ पे दोबारा से काम करना है। उन्होंने कहा अच्छा हम स्टे ले लेंगे, कानून खेलना है ना, 10 साल खेलते हैं। तो थोड़ी सी इजाज़त है इसको कि जाके कोई कंप्रोमाइज़, कोई एडजस्टमेंट, कोई अरेंजमेंट, कोई इस तरह की चीज़ उनसे डन कर सकता है, लेकिन पहले वो अपने स्कोप में से माइनस करवाएगा कि मैं इसका हिसाब नहीं दूंगा। फिर अदालत कहेगी हिसाब मत दो, कुछ सेटलमेंट कर लो, कोशिश करेगा कि 1 रुपया भी निकलता है वहाँ से तो निकल आए, और अगर कुछ नहीं निकलता और लेने के देने पड़ रहे हो तो लानत भेजेगा उस प्रॉपर्टी पे और वाइंडिंग अप को मज़ीद कंटिन्यू कर लेगा। समझ आई? तो बड़ा मज़े का सेक्शन है, बीच में आएगा तो मैं उसको रेफ़र करूँगा। तो ये रिपोर्ट आप बना के देंगे, साथ में रिपोर्ट के आप अगर ये बताना चाहें कि कंपनी बनाते हुए फ्रॉड हुआ है, कंपनी बनाई ही गलत नीयत से गई थी, कंपनी जिन लोगों ने बनाई है उनका इरादा ही नहीं था इस कंपनी को सही से चलाने का, तो आप वो रिपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कोड कुछ और आपको रिपोर्ट्स कहे तो आप वो भी बना के दे सकते हैं। फिर अगर आपको कोई कंपनी का खास बिजनेस वाइबल लग रहा है, आप कह रहे हैं जी मैंने कंपनी टेकअप की है, रादर कि हम इसकी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दें, जो इसकी कसूर वाली फैक्ट्री है ना वो बड़ी प्रॉफिटेबल है, 11वें महीने तक चलाते रहेंगे उसके बाद बंद करेंगे। या कंपनी के ये 6 ऐसे बिजनेस एरियाज हैं जिनको किसी अलग नाम से दोबारा चलाया जा सकता है, यानी कि वो कंपनी के किसी खास पोर्शन या उसके बारे में उसको देखेगा कि ये चल सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, या ये तब तक ज़िंदा रह सकते हैं जब तक कंपनी की एक्चुअल डिसोल्यूशन नहीं हो जाती, ताकि हम एसेट्स को जितना मैक्सिमाइज हो सके उतना मैक्सिमाइज करें। ये कोर्ट को रिपोर्ट्स भेज रहा है, ये साइमल्टेनियसली रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी। डन। वापस इधर आते हैं, अब क्या होगा, वाइंडिंग अप के प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। किताब भूल गई हमें वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स बताना, लेकिन हमने अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग पावर्स जो थी, लिक्विडेटर ये कर सकता है, वो कर सकता है, उन सबको इकट्ठे कर दिया एक जगह, ताकि हम थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेंगे ये क्या क्या कर रहे होंगे। इनको छोड़ें, क्या होता होगा वाइंडिंग अप में? चार्ज संभाल लिया, अदालत से कह दिया, अदालत ने कहा ओके शाबाश शुरू हो जाओ लड़के, और अपनी पूरी कानूनी पावर भी दे दी। क्या क्या करता होगा लिक्विडेटर? क्रेडिटर्स के पैसे, क्रेडिटर से मुलाकातें करता होगा, कुछ मुकमुका करता होगा, उन्हें बताता होगा भाई पूरे शायद ना मिल सकें, पूरे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ना मिलें तो कोई कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और एसेट्स को बेचता होगा, ऑक्शंस कराता होगा, और मेंबर्स के दरमियान डिवीजन करता होगा कि इसको सरप्लस मिलना है, प्रेफरेंस वाले को क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी वाले को क्या मिलेगा, डिविडेंड देना है नहीं देना, जो पेंडिंग डिविडेंड था वो एंड पे मिलेगा, दरमियान में मिलेगा, राइट्स की सेटलमेंट, पास्ट वालों को बुलाएं ना बुलाएं, मेंबर्स को, कंट्रीब्यूटरीज को वो, और एम्प्लॉयज़ के साथ सेटलमेंट, लीगल केसेस, कंपनी के एक्सटर्नल और इंटरनल इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लीगल केसेस खुल जाएंगे, और लिक्विडेटर तो है ही कोर्ट के आशीर्वाद के साथ, कहेगा आ जाओ फिर, कानून तो हमसे अच्छा किसको खेलना आता है। तो लिक्विडेटर को जब अदालत अपॉइंट कर रही है ना, तभी उनसे कहते हैं कि 12 महीने में वाइंडिंग अप कंप्लीट करो। अगर तुम्हें लीगल पावर्स भी दे दी हो, तुम वाइंडिंग अप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो फिर तो इसका मतलब है कि तुम नाअहल आदमी हो, तो उसको 12 महीने में वाइंडिंग अप कंप्लीट करनी होगी जब अदालत पावर दे रही है। तो बेचना, मीटिंग्स करना, ये करना, वो करना, चार्जेस रिलीज़ कराना, सिक्योरिटीज़ ख़त्म करवाना, सेटिस्फेक्शन करवाना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, निकालना, ये सब कुछ वाइंडिंग अप में ये कर रहा होगा। अब कुछ सेक्शंस हैं जो कि कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जिसमें लिक्विडेटर के कुछ काम हमें समझ आते हैं। पावर्स ऑफ द कोर्ट, वाइंडिंग अप के अंदर अदालत के पास क्या पावर है, वो क्रेडिटर्स को जो टाइम पे प्रूफ नहीं कर रहे वो निकाल सकते हैं। अदालत ने एक टाइम फिक्स किया, उसने कहा क्रेडिटर्स आओ ज़रा बताओ किस किसने कितने पैसे लेने हैं। एक क्रेडिटर सुकून से बैठा है, कह रहा है हद हो गई, कंपनी की वाइंडिंग अप शुरू हो गई, अब अदालत मुझे बुला रही है, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जाके अदालत को बताऊँ कि मेरे कितने पैसे बनते हैं। कहेंगे चलो फिर छुट्टी करो, एक टाइम फिक्स कर दिया,
और उसमें क्रेडिटर्स अपने डेट प्रूफ करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं प्रूफ करेंगे तो उनको एक्सक्लूड करने का अदालत के पास इख्तियार है। फिर राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज को आपस में एडजस्ट करने का, कंट्रीब्यूटरीज की जो राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे का कंपनी ने डिविडेंड भी देना है और उस बंदे ने कंपनी को गारंटी भी दी है, कंपनी को एंड पे पैसों की ज़रूरत है, पहले उससे गारंटी वाले पैसे लेंगे, फिर एंड पे उसको डिविडेंड वाले पैसे देंगे, फिर किस कंट्रीब्यूटरी से पहले लेने हैं, किससे बाद में लेने हैं, ये सारे राइट्स इनके पास हैं। कॉस्ट को ऑर्डर करने का भी, अगर एसेट लेस देन लायबिलिटी तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि एसेट्स की तरफ से वो फलाना 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 खर्चे जो है वो पहले दिए जाएं, यानी वो ये कह सकता है कि वाइंडिंग अप के खर्चे पहले दिए जाएंगे, फिर बाद में देखी जाएगी कि क्या बनती है लोगों के साथ। और क्या पावर्स हैं? रिक्वायर्ड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी बंदे को मजबूर कर सकता है कि तुम्हारे पास कंपनी के एसेट पड़े हैं, हमें वापस कर दो, किसी ऑफिसर के पास, किसी पास्ट ऑफिसर के पास, किसी ट्रस्टी के पास, जहाँ जहाँ लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनसे ज़बरदस्ती वापस मंगवा सकते हैं। लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज और उनके एसेट्स की एप्लीकेशन में सेटलमेंट कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं कि ये कौन सी लिस्ट है, इनमें से कौन कौन देंगे। सेटल करते हुए देखना है कि कौन कंट्रीब्यूटरी खुद है, कौन किसी और के बिहाफ पे है। सेटल करते हुए हो सकता है वो कहें यार ये बंदा मर गया है, पैसे भी उसने कुछ 3,000 रुपये उसके ज़िम्मे लाइबिलिटी थी जो उसने कंपनी को देना था, अगर वाइंड अप हो जाए, अब क्या बच्चों से 3,000 मांगे, उसको माइनस कर दो। तो कंट्रीब्यूटरीज की लिस्ट के साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। पावर टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ डेट्स बाय कंट्रीब्यूटरी, कोर्ट डायरेक्ट कंट्रीब्यूटरी को भी ऑर्डर दे सकता है। हाँ भाई तुमने कंपनी को एंड पे पैसे देने थे, तुम एक काम करो फलाना 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 बंदों को तुम क्लियर कर दो। तो टोटल इख्तियार है कि जिस बंदे से जिस बंदे की जो मर्जी सेटलमेंट करवाना चाहें। ये एक सेक्शन जिसको मैंने आज कल लेट नाइट में मैं से फॉर्मेट नहीं कर सका, तो मैंने कम से कम इसको बीच में डाल दिया कि हम इसको डिस्कस कर लें, लेकिन अभी तक आपको बड़े खूबसूरत से फॉर्मेट में नज़र आ रहे होते थे, तो ये वाला एक सेक्शन बीच में ऐसा आ गया है जो बगैर इसके है। थोड़ा सा देखते हैं, मैं इसमें काम की चीज़ें हाईलाइट नहीं कर सका, ऐसे देख लेते हैं। पावर टू समन, समन क्या होता है? अदालती बुलावा। याद है समन्स इशू होते हैं, फिर लोग आते हैं, फिर वो करते थे। तो अदालत के पास पावर है कि जिन लोगों को सस्पेक्ट है कि उनके पास कंपनी की प्रॉपर्टी है उनको बुलाएं। तो अदालत जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर वगैरह या वार्डने का ऑर्डर के बाद उन्हें लगता है तो वो उसको वो कर सकते हैं। कोर्ट उन बंदों की एग्जामिनेशन कर सकता है, रिटर्न इंटेरोगेटिव भी कर सकता है, वर्ड ऑफ माउथ भी, जो भी उनका प्रोसीजर है। जो कोर्ट समन करेगा लोगों को, उनसे कोई भी चीज़ मांग सकता है, उनकी कोई बॉक्स या इस तरह की कोई चीज़ जो उनके कब्जे में, उनसे कह सकते हैं ठीक है जी आपके है लेकिन ये हमें चाहिए होगी। जो वो सेक्शन था ना वो था 325, पावर टू रिक्वायर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। पहले कहा हमें प्रॉपर्टी चाहिए, लोगों ने शराफत से दे दी। कुछ लोगों से कहा प्रॉपर्टी चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा देते हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी आ जाओ, फिर अदालती बुलावा। जहाँ जहाँ जिन पे उसको लग रहा है कि इनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको तो कह दिया, और जिन पे डाउट है उनको बुला के कि हाँ भाई तुम्हारे पास फलाना फलाना चीज़ पड़ी है, किसके एसेट है, हमारी कंपनी के एसेट हैं, ये कोर्ट कहेगी जी इस कंपनी के एसेट वगैरह वो करें। कोई भी पर्सन जिसको समन किया गया आफ्टर बीइंग पेड और टेंडर अ रीजनेबल सम फॉर एक्सपेंसेस फेल टू कम बिफोर द कोर्ट एट द टाइम अपॉइंटेड नॉट हैविंग अ लॉफुल इम्पेडिमेंट मेड नोन टू द कोर्ट एट टाइम, तो कोर्ट में कॉज हिम टू बी एप्रीहेंडेड एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर एग्जामिनेशन। एक बंदा आपने उसे बुलाया, वो नहीं आ सका, कोई जेन्युइन रीज़न भी वो नहीं दे पाया कि वो क्यों नहीं आया, आपने उसको खर्चा पानी वगैरह भी दिया था कि ठीक है जी तुम जो आ रहे हो तो तुम्हारा ये सारा कुछ होगा, कंपनी भरेगी, तुम आओ तो सही, अब वो नहीं आया, तो अदालत में उसको ज़बरदस्ती बुला के शामिल तफ्तीश कर सकती है। देन अगर एग्जामिनेशन पे कोई भी बंदा सारा कुछ है एडमिट करे कि हाँ भाई वो इंडेप्टेड है और वो सारा कुछ है, तो फिर आपको पता है कि फिर उससे प्रॉपर्टी रिकवर करवाई जा सकती है। और जिस तरह से हमने पीछे कहा था कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उनसे, तो जिनके पास प्रॉपर्टी है वो सेक्शन रिकवर कर रहा है, और जिनके पास डाउट है कि प्रॉपर्टी है उनको बुला के उनकी इन्वेस्टिगेशन करके, इंटेरोगेशन करके, अदालत में कटहरे में खड़ा करके उनसे उगलवाया जा सकता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास प्रॉपर्टी, और अगर वो उगल दें तो फिर उनसे रिकवर किया जा सकता है, और उसमें फिर कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड फलाना फलाना कानून को फॉलो करेंगे उनसे पेमेंट लेने के लिए। डन। और क्या है? ऑफिशियल लिक्विडेटर की पावर्स एंड ड्यूटीज़। टेक्निकली इसकी पावर एंड ड्यूटीज़ वही होंगी जो वाइंडिंग अप करने के लिए। एक लिस्ट है, तेज़ी से इसे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कैरी ऑन कंपनी बिजनेस फॉर बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी का बिजनेस जब तक चलाना चाहे वाइंडिंग अप की बेहतरी के लिए चलाता रहे, ये पावर है।
ऑल एक्ट्स एंड एग्जीक्यूट इन नेम ऑफ कंपनी, ऑल डीज रिसीट एंड अदर डॉक्यूमेंट, कंपनी चलाने के लिए सारे एक्ट, सारे काम, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के नाम पे करे। इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्शनेबल क्लेम वगैरह को बेचना, वो इसकी पावर है। कंपनी का पूरा बिजनेस बेचना, कंपनी का सारा सेटअप बेचना, पावर है। कोई लीगल केस वगैरह को डील करना, पावर है। कोई सेटलमेंट करना क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज या क्लेमेंट्स के साथ, इसकी पावर है। सेल प्रोसीड्स, लोगों में जो प्रायोरिटीज बताई हैं लॉने के, पहले इसको उसके मुताबिक वो करना। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, मेक करना या एंडोर्स करना कंपनी के नाम से। कोई भी प्रोफेशनल असिस्टेंस वगैरह या किसी भी किस्म के प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना या किसी को शामिल करना कि तुम आओ मेरी मदद करो, वो इसकी पावर है। एजेंट को अपॉइंट करना, एडवोकेट को अपॉइंट करना, कोई भी एक्शन लेना, कोई भी काम करना, कोई भी कागज़ एग्जीक्यूट करना या अदालत को उन तमाम चीज़ों के लिए राब्ता करना जो आपको ज़रूरी लगता है। अब ऐसे में जो क्रेडिटर या कंट्रीब्यूटरी या रजिस्ट्रार है वो कोड को अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ जो कोर्ट है वो यहाँ पे अगर ये पावर मज़ीद इस्तेमाल कर ले तो कोर्ट की पावर्स, ऑफिशियल लिक्विडेटर की पावर्स, ये सारी मिला के बेसिकली वाइंडिंग अप का प्रोसेस है। यानी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया, पहले जाएगा लोगों से मिलेगा फिर ऐसा करेगा, उन्होंने ये सारी पावर्स बता दी कि ये सारी पावर्स हैं और उसको फ्रीडम दे दी कि जाओ और जैसे वाइंडिंग अप होती है करो। डन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, अब फंड्स बांटने का टाइम आ गया है। सारे काम हो गए, अब या एसेट और लाइबिलिटीज़, या एसेट ज़्यादा होंगे लाइबिलिटीज़ कम होंगे, सरप्लस फंड्स आ जाएंगे, या एसेट कम होंगे और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाएंगी। ऐसे में हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रेफरेंशियल पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब आपको देखना पड़ेगा कि पहले किसको दिया जाए बाद में किसको दिया जाए। सरप्लस फंड्स किसे कहते हैं? वाइंडिंग अप के खर्चे, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स और वो जो तमाम ऐसे क्लेम्स वगैरह हैं जो कि जिसमें अभी डाउट है कि जी कितना वो बनेगा, उसके पैसे साइड पर रखने के बाद आप सरप्लस फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरी में 30 डेज ऑफ रिसीट के अंदर। तीन चीज़ें सबसे पहले होंगी, वाइंडिंग अप के खर्चे, प्रेफरेंशियल पेमेंट, एक सेक्शन है जो डिटेल से बताएगा कि अगर कम पैसे हों तो आपने किस किस को पहले पहले देना है। आपने वाइंडिंग अप के खर्चे कर लेने, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स कर लेनी है। उसके अलावा कुछ लीगल केस हैं दरमियान में फंसे हुए, केस कंपनी जीत भी सकती है और हार भी सकती है। अब कंपनी को आप आज बंद कर दें, 2 साल बाद वो लोग जीत जाएं तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे क्लेम विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडजुडिकेशन या असेसमेंट, ऐसे केसेस जो अभी फंसे हुए हैं जिनका अभी तक फैसला नहीं हुआ, आप एज्यूमिंग कि अगर वो हम हार जाएंगे तो कितना पैसा चाहिए होगा, इतना, आप उसके स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट उठा के रख लें और अदालत को जमा करा दें कि ये है, जब ये लोग आएँ ये सर्टिफिकेट उनके हवाले कर दिए जाएँ। वो साइड पे करके अब जो बच गया है वो क्रेडिटर्स में बटेगा और क्रेडिटर्स के बाद अगर बच गया तो मेंबर्स में। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा प्रेफरेंशियल पेमेंट्स की इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब वो कंपनियां जो लाइसेंस अंडर सेक्शन 42 हैं, याद है, उनकी भी वाइंडिंग अप वगैरह हो सकती थी। अगर एसेट्स सरप्लस में हैं सारे खर्चे वगैरह पूरे करने के बाद, तो ये एसेट्स उसी तरह का बिजनेस, उसी तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट काम करने वाले किसी और इदारे को ट्रांसफ़र कर दिए जाए। अगर एसेट्स जो है वो किसी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते तो ऐसे तमाम एसेट्स उठा के ख़ास फंड, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो हमने बनाया, उसमें हवाले कर दें। डन। अब क्या होगा? डिसोल्यूशन होगी। जो चीज़ हमने नहीं डिस्कस की वो ये है कि अगर एसेट कम होंगे तो फिर क्या होगा, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स क्या होंगी। हम एक पोर्शन पढ़ेंगे प्रोविजंस एप्लीकेबल टू ऑल मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, उनमें सारे मोड्स के उन्होंने इकट्ठे रूल्स बताए और वहाँ पे हम देख रहे होंगे। अब कंपनी की डिसोल्यूशन होगी जब कंपनी के फेयर्स कंप्लीटली वाउंड अप हो जाएं या अदालत कहे कि बस अब मजीद ऑफिशियल लिक्विडेटर से आगे कुछ नहीं कर सकता, जो हो सकता था हो गया, या कोई भी जस्ट एंड रीजनेबल केस नज़र आता है तो देन कोर्ट एक ऑर्डर देगी और जिस दिन ऑर्डर देगी उस दिन से कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन किसी भी राइट ऑफ डेट ड्यू टू कंपनी अगेंस्ट और फ्रॉम एनी पर्सन को डिस्टिंग्विश वो नहीं करेगी, ख़त्म नहीं करेगी। लोगों ने पैसे लेने थे, सेविंग सर्टिफिकेट में पड़े हुए हैं, कंपनी ने किसी से पैसे लेने थे, अब वो पैसे कोर्ट को पहुंचाए जा सकते हैं। 6 महीने तक एक लिक्विडेशन अकाउंट होगा, फिर 10 साल तक एक पूरा निज़ाम होगा, उनको पहुंचा दिए जाएंगे। जो पैसा कहीं नहीं समझ आएगा वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में डाल देंगे। रजिस्ट्रार मिनट ऑफ डिसोल्यूशन रिकॉर्ड कर लेगा,
और ये कह देगा लो जी कंपनी ख़त्म हो गई, एक ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन दे देगा और कंपनी मर जाएगी। रिकॉर्ड्स ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या कीप करेगा? जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं क्रेडिटर्स के साथ, कंट्रीब्यूटरीज के साथ, उनके रिकॉर्ड कीप करेगा। जो भी किसी भी किस्म का और कोई मामला हुआ है उसको देखेगा, जो नोटिसेस दिए उनके रिकॉर्ड रखेगा, और वो रजिस्टर जिसमें वो पर्टिकुलर्स वगैरह होंगे जिसमें उसने जो जी मामले हैं वो अपने पास संभाल के रखेगा। तो मीटिंग्स के रिकॉर्ड, जो नोटिसेस हैं उनके रिकॉर्ड, और जो इसने खुद काम किया उसके रिकॉर्ड लिक्विडेटर संभाल के रखेगा। ये मैं बात याद आपको कराना चाहूँगा कि जब हमने पढ़ा था कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये मेंटेन करने होते हैं, याद है, बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर। तो उस सेक्शन में सेक्शन 223 था गालबन, हमने वहाँ पे देखने की कोशिश की थी कि कंपनी जो है वो अपने रिकॉर्ड्स तब तक अवेलेबल रखेगी जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाती। हमने पढ़ा था कि आपको पिछले 10 साल के रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, और फिर हमने कहा था कि जब कंपनी का लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो जाए तो लिक्विडेटर ने भी वो रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, तो वो लिक्विडेटर वो वाले रिकॉर्ड संभाल के रखेगा। देन लिक्विडेटर अकाउंट, लिक्विडेटर अपने रिसीट एंड पेमेंट का एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा। वाइंडिंग अप ऑर्डर आने के 180 दिन के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, और उसके ऊपर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन होगा, और इसका एक ऑडिटर से लिमिटेड स्कोप रिव्यू कराएगा और अदालत को पेश करेगा कि ये चीज़ है, और जो हाफ ईयर ख़त्म हुआ उसके 30 डेज में अदालत के सामने कहेगा ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। कोई भी पर्सन पैसे दे के उस अकाउंट को चेक कर सकता है। अगर वाइंडिंग अप 1 साल के अंदर कंक्लूड नहीं होती तो विद इन 60 डे आफ्टर क्लोज ऑफ ईच ईयर, अगर एक वाइंडिंग अप है जो किसी वजह से फंस गई और अदालत ने कह दिया बस ठीक है अब जब भी अगले कई साल में इसके फेस खत्म हो, तो जब जब जो ईयर खत्म होगा वो उससे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ऑडिटेड प्रेजेंट किया करेगा। देन हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी, डुप्लीकेट होगी, डिक्लेरेशन होगी कि हाँ भाई ये सब कुछ सही है। अगर अकाउंट्स और पेपर ऑडिट हुए हैं तो एक कॉपी ऑडिटर रिपोर्ट की भी अदालत के पास जाएगी। कोई भी और कॉपी जो ऑडिट रिपोर्ट के साथ है वो रजिस्ट्रार को दे दी जाएगी। ये कॉपी जो देखना चाहे पैसे दे के इसको देख सकता है। इन अकाउंट्स की कॉपी पोस्ट से हर क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटरी को विद इन 30 डेज इन केस ऑफ हार्डली ईयरली अकाउंट एटलीस्ट 50 डेज बिफोर लास्ट डेट ऑफ एजीएम, अगर 1 साल में कंप्लीट नहीं हुई तो वो उनको भी प्रोवाइड करेगा। कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट रिक्वायर कर सकता है कि अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन जो ऊपर बताई गई है ये एक ऑफिसर को जो कि डेजिग्नेटेड बाय इट फॉर द पर्पज हो, और उसको भी, यानी कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कहे कि जो इस तरह का मामला है वो हमारे फलान ऑफिसर को भी दिया जाए उसकी डिटेल, तो जिसको वो कहेंगे हम उसकी भी सुन लिया करेंगे। कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट अगर कहेगा कि जो कंपनियां बंद हो रही हैं हमें भी बताओ कौन सी हैं, समझ रहे, हमारे ख़ास ऑफिसर को बताओ कि वो कौन सी हैं और उसमें कितना पैसा है, फिर हम उन कंपनियों को सही से बंद करेंगे। एक बड़ा कट ऑफ मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ, आप लोगों की जहमतें तमाम करनी थी। असल में एक वाइंडिंग अप बाय कोर्ट एक पूरा एक सीक्वेंस था जो मैं चाह रहा था कि हम इस तरह से करें। तो कल हम इंशाल्लाह वॉलंटरी वाइंडिंग अप और अंडर सुपरविजन इन दो को कवर कर लेंगे। अब आपको कहानी समझ आ गई होगी, और सबसे बड़ी वाइंडिंग अप जो थी वो ये वाली थी, वो दोनों कवर होंगे, और फिर शायद लास्ट डे हम उससे रिलेटेड जो मिसक्लेनियस प्रोविजंस हैं, टेक्निकल बातें, वो करते करते जो इससे अगला चैप्टर है जिसमें कंपनीज एक्ट के इससे आगे के फालतू बहुत सारे सेक्शन इकट्ठे हुए, उसमें से 1-2 काम की चीज़ें, और बाकी मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो रीड ओनली टाइप के चैप्टर हैं रादर देन कि हम अगले वीक उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो इंशाल्लाह इस वीक का स्कोप खत्म करके नेक्स्ट वीक हम अपना एक नया टारगेट शुरू करते हैं, शेयर कैपिटल के एरियाज में एंटर हो जाते हैं इंशाल्लाह, ताकि अब जो है ना हम यहाँ से निकल के जल्दी जल्दी से आगे बढ़ें। कुछ 2 हफ्ते शेयर कैपिटल के ऊपर लगाएं, फिर हम NBFC और बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह पे कुछ 2 हफ्ते लगाएं, और फिर उसके बाद अपने आखिरी एरिया की तरफ चले जाएं इंशाल्लाह। डन। कितने प्यार से मजाक में पूरा सिलेबस ख़त्म करने की बात कर दी। 2 हफ्ते 2 हफ्ते 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, ऐसे लग रहा है जैसे बस अगले 4-5 दिन की बात हो रही है। हाँ, ये वो वाली है जो सीए करने जब आते हैं, जब ये बताया जाता है कि जी बस ये आ गए, ये ऐसे करके ये कागज़ ऐसे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सीए होता है फ्रंट ऑफिस के सामने रखे हुए कागज़ पे, उससे तेज़ सीए कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे, मतलब आपके ज़माने में सर जमील है, हमारे ज़माने में एक मुबारक साहब होते थे। तो
शुक्र है माथा नहीं चूमा, वरना तो वो उठ के माथा चूमता और जो है ना वो आपसे कहता यार ये लड़का, आपके वालिदैन से कहता ये लड़का कहाँ छुपा के रखा था आपने इस लड़के को। ये तो देखिए, आप बस भूल जाएं, आप ना तिजोरी खरीदें कोई ऐसी, आप एक घर का एक कमरा मजबूत सा बनाएं, ये लड़का अभी देखें नोटों में खेलेगा, ये अभी दरख्तों से गिरेंगे और बस आप नहारे होंगे। तो बहरहाल हमने तकरीबन वैसे ही अपने सिलेबस की बातें की हैं, तो खैर हम इतने जालिम नहीं हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं हो रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमारे हर वीक का टारगेट जो है ना वो ये वीक काफ़ी भारी था, ICAP की क्लासेस भी थी कैफ लेवल की, कुछ हैवी सी, उसके साथ बाकी कनेक्टेड भी थी, लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारी छुट्टी ना आए। आप भी कोशिश करें, अगर मैं भी किसी तरह से कोशिश करके पहुंच ही जाता हूं डेली, तो आप लोग भी कोशिश करें कि डेली पहुंचते रहें। डन। अपना ख्याल रखिएगा, ऑनलाइन वाला आपने भी ख्याल रखना है। आप एक दिन भी नहीं आए, आपने कम से कम रेगुलरली देखना है, ये जो मैं वीक्स बार बार कह रहा हूँ आपने उसका ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।